चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मोदी शाह की जोड़ी ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड। फिल्म नोटबंदी ने पहले 5 दिन में कमाए 745 करोड़। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त अभिनय क्षमता देखने को मिली। वो हर रोज अपनी बात बदलते रहे, हर रोज अपना अलग उद्देश्य बताते रहे और लोगों के सामने भावुक अपील करते रहे। देश तमाम कठिनाइयों को सहकर भी अपने पीएम पर भरोसा कर रहा था कि कुछ सुधार होगा, भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा और आम आदमी के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के हिसाब से अच्छे दिन सिर्फ भाजपा नेताओं के आए हैं और उसमें भी सबसे आगे रहे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह जिस बैंक के निदेशक हैं, वहां पर नोटबंदी के पहले 5 दिन में ही 745 करोड़ रुपए जमा किए गए। गौर करने की बात है कि इतनी बड़ी राशि एक सहकारी बैंक में जमा की जाती है, जहां पर करोड़ों में राशि कलेक्शन की इतनी बड़ी व्यवस्था ही नहीं होती कि हर रोज 150 करोड़ रुपए जमा कर लिए जाएं। यहाँ तक कि बैंक कर्मियों का मानना है कि नोट गिनने की मशीन से एक दिन में अधिकतम 10 करोड़ रुपए गिने जा सकते हैं। तो सहकारी बैंक में ऐसी कौन सी विशेष व्यवस्था थी कि इतने सारे नोट गिन लिए गए? बड़ी आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल किया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर मीडिया ने चुप्पी साध ली, लेकिन सोशल मीडिया हमेशा की तरह से इस मामले पर भी अपनी राय रखने में सक्रिय है। पत्रकार अभय दुबे के नाम से बने पैरोडी अकाउंट पर लिखा जाता है, फिल्म नोटबंदी, निर्देशक अमित शाह, अभिनेता नरेंद्र मोदी और कलेक्शन 750 करोड़ 5 दिन में, है कोई टक्कर में? आरटीआई, पीएम मोदी का एम्स बनाने का वादा भी जुमला साबित हुआ। 4 सालों में 10% भी पूरा नहीं हुआ काम। मोदी सरकार को सत्ता में आए 4 साल हो चुके हैं। सत्ता में आने से पहले और आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कई वादे किए थे। उनमें से एक वादा था देश को नए एम्स अस्पताल देने का, लेकिन 4 साल बाद भी यह अस्पताल कागजों पर ही मौजूद है। मोदी सरकार ने कांग्रेस राज पर तंज कसते हुए कहा था कि 2014 तक देश में सिर्फ 7 एम्स बन पाए थे, लेकिन इस सरकार ने 48 महीने में 13 एम्स को मंजूरी दे दी है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आरटीआई द्वारा मिली जानकारी से लगता है कि ये अस्पताल समय रहते पूरे नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार के कामकाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ अस्पतालों के निर्माण कार्य के लिए सरकार फंड ही नहीं दे रही। अभी तक अस्पतालों के लिए 10% पैसे भी नहीं पहुंच पाए। कुछ का तो इतना बुरा हाल है कि उनके लिए अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हो पाया, ना ही सरकार ने फंड दिया। ये हाल प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में बन रहे एम्स का भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नजर कहीं नहीं आया। अलग अलग 12 राज्यों में बन रहे इन अस्पतालों के निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसा तब है जब 12 में से 8 राज्य भाजपा द्वारा ही शासित हैं। अस्पतालों का हाल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकार ने एम्स बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1011 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक 10% से भी कम फंड जारी हुआ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलागिरी में बनने वाले एम्स प्रोजेक्ट के लिए 1618 करोड़ रुपए की लागत मंजूर की गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 233.88 करोड़ रुपए जारी किए गए। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एम्स बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए 1754 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 278.42 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एम्स बनाने के लिए 1577 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 231.29 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये क्षेत्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का है। असम के कामरूप जिले में एम्स बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1123 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
पंजाब के भटिंडा में नया एम्स बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 925 करोड़ रुपए की लागत तय की गई। अभी तक सिर्फ 36.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स बनाने की घोषणा की गई है। जम्मू क्षेत्र के संबा जिले के विजयपुर में और कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में अविंतापुरा में इनके लिए कोई बजट तय नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स के निर्माण की घोषणा की गई। इसके लिए कुल 1350 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई फंड जारी नहीं किया गया। बिहार में एम्स बनाने की घोषणा साल 2015-16 के संघीय बजट में की गई थी। पिछले 3 साल में इसके लिए स्थान का चयन भी नहीं हो पाया। तमिलनाडु में भी अभी एम्स के लिए स्थान तय नहीं हो पाया। इसके लिए ना तो किसी फंड का आवंटन हुआ और ना ही कोई डेडलाइन तय है। झारखंड के देवघर में एम्स बनाने की घोषणा की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए 1103 करोड़ रुपए की लागत तय की गई। हालांकि अभी तक सिर्फ 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में अभी तक एम्स के लिए स्थल का चुनाव नहीं हो पाया। ना तो कोई फंड जारी हुआ और ना ही कोई डेडलाइन तय की गई है। अगर इस निकम्मी मोदी सरकार ने 4 सालों में कुछ काम किया होता तो आज इंदिरा और आपातकाल का रोना नहीं रो रही होती। अलका लांबा। बीते कल भाजपा ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को जमकर कोसा। पीएम मोदी ने इसे याद करते हुए लोकतंत्र अमर रहे के नारे तक लगवा दिए। बीजेपी के सभी नेताओं के बयान पर नजर डालें तो उसमें एक बात साफ थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह हिटलर से कर रहे हैं। टीवी चैनलों पर तो इसे लेकर डिबेट भी हुई, जिसमें ये दर्शाया गया कि इंदिरा गांधी हिटलर के बाद सबसे बड़ी तानाशाह बनी। आपातकाल पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी को औरंगजेब करार दे दिया। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, निकम्मों ने पिछले 4 सालों में कुछ किया होता तो आज नेहरू, इंदिरा, कश्मीर आपातकाल का रोना ना रो रहे होते। ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब जब पीएम मोदी पर अहम मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं तो पीएम मोदी नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते नजर आते हैं, जिसे देख यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि पिछले 4 साल के कामकाज का हिसाब नेहरू गांधी परिवार देगा या मोदी सरकार। पुरी जगन्नाथ में दलित राष्ट्रपति कोविंद के साथ बदसलूकी सेवादारों ने कोहनी मारकर सीढ़ियों से हटाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ ओडिशा के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर में कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करीब 3 महीने पहले यानी 18 मार्च को मंदिर दर्शन के लिए गए थे। ये चौंकाने वाला खुलासा उस समय हुआ जब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने दोषी सेवकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया। राष्ट्रपति की कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कुछ सेवक वीवीआईपी कपल के पास पहुंच गए। इन सेवकों ने कथित रूप से उन्हें धक्का दिया और कोहनी भी मारी। इससे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को काफी परेशानी हुई थी। एक स्थानीय अखबार प्रगतिवादी के मुताबिक जब राष्ट्रपति पुरी जगन्नाथ मंदिर के सबसे निचले हिस्से में रत्न सिंहासन के पास पहुंचे तो एक सेवादार ने कथित तौर पर उन्हें रास्ता नहीं दिया। वहीं जब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दर्शन कर रहे थे तो कुछ सेवादारों ने कथित रूप से दोनों को कोहनी मारी। उधर मंदिर के मुख्य प्रशासक और आईएएस अधिकारी प्रदीप्ता कुमार महापात्रा ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देने दिया, साथ ही घटना का पूरा विवरण देने से मना कर दिया। राष्ट्रपति के साथ सुरक्षा चूक की ये घटना ऐसे समय पर हुई जब 3 महीने पहले ही जगन्नाथ मंदिर के सेवकों के दर्शनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई गई। वहीं इस घटना को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से कांग्रेस नेता सुरेश कुमार ने कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे कि जिला प्रशासन क्यों ऐसी स्थिति से बचने में असफल रहा। अब तक सिर्फ सामान्य श्रद्धालुओं को सेवादार परेशान करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को भी इससे नहीं बख्शा गया। जहां बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा मार्च निकाला जाता हो वो देश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित ही होगा। थॉमसन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है। इसके लिए तमाम तर्क दिए जा सकते हैं। संबित पात्रा जैसे भाजपा प्रवक्ता और मधु किश्वर जैसी स्वघोषित नारीवादी इसे भारत का अपमान बताकर टाल रही हैं, लेकिन सच्चाई शर्मनाक है। थॉमसन की रिपोर्ट तो कुछ दिन पहले ही आई, लेकिन इस बात पर मुहर पहले ही लग गई थी कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। जब एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा मार्च निकाला गया, जब धर्म के नाम पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके सड़कों पर उतारा गया और पीड़ित परिवार के खिलाफ भड़काया गया, ऐसा करने वाला और कोई नहीं बीजेपी विधायक और तत्कालीन मंत्री थे।
भारत में महिलाओं की दुर्दशा की ये दर्दनाक कहानी इतने पर ही नहीं खत्म होती। इसके बाद बेशर्मी दिखाते हुए जी न्यूज जैसे कुछ टीवी चैनल पूरे मामले में सफाई पेश करते रहे और अत्याचारी बलात्कारियों के बचाव के तमाम तर्क गढ़ते रहे, ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर लोगों को भटकाते रहे। कठुआ में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद संवेदना त्याग देने वाले कट्टरपंथियों ने इस बात को तभी साबित कर दिया था कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्ची के बलात्कार को भी हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया और पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को भी परेशान किया गया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।